एवरीवन। अब हम देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो होता है संगठित पदार्थ, है ना। संगठित पदार्थ या फिर बोलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, है ना। उसमें हमने देखा था कि हमने प्लाज्मा देखा था जो कि था हमारा 55%, है ना। और अब ये बचा हुआ जो रहेगा 45%, वो क्या हो जाएगा हमारा संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ के अंदर हमने देखा था कि तीन चीजें आ रही थी। एक आ रही थी हमारी आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, दूसरी वाली आ रही थी हमारी डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा जो था हमारे प्लेटलेट्स, है ना, थ्रोम्बोसाइट, है ना। अब क्या करते हैं हम पहला वाला देखते हैं इरिथ्रोसाइट या फिर आरबीसी, है ना। आरबीसी इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट क्यों बोला कि जो कोशिका इन लाल रक्त कणिकाओं को बनाती है उनको बोला जाता है इरिथ्रोसाइट, है ना। जो क्या होगा फिर क्या होता है कि लाल रक्त कणिकाओं की बनने की जो प्रक्रिया होगी ना उसको क्या बोलोगे आप, इरिथ्रोपोइसिस। जैसे हमने देखा था कि रक्त बनने की प्रक्रिया को बोला था हीमोपोइसिस, है ना। तो यहां पे भी ऐसा ही होगा कि जो आरबीसी है आपकी जो लाल रक्त कणिका है उनको बनने की जो प्रक्रिया होगी उसको बोलोगे इरिथ्रोपोइसिस। इतना आया समझ में। अब आगे देखते हैं क्या बोलते हैं इनको, इरिथ्रोसाइट या फिर लाल रक्त कणिका है या फिर क्या बोलेंगे रक्ताणु, है ना, रक्ताणु, है ना। अब क्या होता है कि अगर देखा जाए तो इन तीनों कोशिकाओं में से कौन कौन, डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स, इन सब में से अगर सबसे सर्वाधिक, है ना, सबसे अधिक संख्या में अगर कोई पाई जाती है तो वो है हमारी आरबीसी, है ना। आरबीसी की जो संख्या होती है हमारे रक्त के अंदर सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है ना। नेक्स्ट वन क्या होता है कि अगर देखा जाए तो एक स्वस्थ मनुष्य, है ना, मतलब मैं, है ना, मैं स्वस्थ हूं पूरी तरीके से, आप भी हो, है ना, आप में और हम में, है ना, हम एक स्वस्थ अच्छे हेल्दी ह्यूमन बीइंग है ना। तो क्या होता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में जो कणिकाएं होती है वो लगभग 50 से 55%, है ना, कितनी, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, है ना। मतलब 50 से 55 लाख पर क्यूबिक एमएम, है ना। पर क्यूबिक एमएम मतलब ये कि यार कोई ऐसा एक छोटा एरिया होता होगा, है ना, ऐसा, है ना, पर क्यूबिक एमएम, है ना, सीसी एमएम, है ना। तो इसके अंदर कितनी पाई जाएगी, 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, है ना। किसमें, जो वयस्क है, हेल्दी है, स्वस्थ है, उसके अंदर, है ना। अब ये जो नंबर होते हैं ना ये चेंज हो सकते हैं। अब जो छोटा बच्चा है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। जो न्यू बॉर्न बेबी है, अभी अभी कोई नवजात शिशु है, तो आप अगर उसको देखोगे तो पूरा ऐसा लाल टमाटर जैसा दिखता है ना, पूरा ऐसा है, मतलब जरा सा स्किन को हाथ लगाते और रेड रेड हो जाती है ना। तो किस वजह से कि ये जो आरबीसी है ना, ये जो इरिथ्रोसाइट है उसकी संख्या बहुत अधिक होती है उनके अंदर, है ना। इसकी वजह से पूरा टमाटर जैसा लगता है ना। तो वही चीज है। नेक्स्ट वन देखते हैं, अगर 50 लाख को 55 लाख को अगर मैं मिलियन में कन्वर्ट कर दूं तो क्या बोलोगे, 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर, है ना, होती है ना। मतलब 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, है ना। मतलब एक क्यूबिक एमएम के अंदर कितना, 5 से 5.5 मिलियन, है ना, इतनी संख्या में पाई जाती है। अब क्या होता है अगला कि अगर पाई तो जाती है बट अगर बनती कहां पे है ना। तो ये चीज हम आगे देख चुके थे, है ना, कि हमारा जो रक्त है वो कहां पर बन रहा था, कहां पर बन रहा था, रेड बोन मेरो में बन रहा था ना। जो लंबी हड्डियां थी उनका जो इपिफाइसिस वाला जो एरिया था, जो क्षेत्रफल था, वहां पर बन रहा था, है ना, देखा था। अब जो आपकी जो बोन मेरो होती है ना उसको बोला जाता है क्या, अस्थि मज्जा, है ना। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा, मज्जा आ गया ना, हाँ, तो उसी को बोलते हैं बोन मेरो। तो अगर देखा जाए एक वयस्क अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है ना वो कहां पर होता है, अस्थि मज्जा या फिर बोन मेरो में, है ना, बोन मेरो में बनती है। अब ये बात तो तब हो गई जब वो वयस्क है, जवान है ना, उस वाली कंडीशन में। अब मान लो
कि जब वो माँ के पेट में हो, है ना, तब ये आरबीसी कहां पर बनती है? क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। बता देता हूं क्योंकि आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो वीडियोस को देख के, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट करके बताओ, है ना। उससे क्या होगा, आपका जो पढ़ा हुआ है वो रीगेन होगा, है ना। आपको कितना याद है ना, मैं आपको कितने अच्छे से समझा पा रहा हूं, उस चीज का जो एक आउटपुट मिलेगा मुझे, है ना, और मैं और अपने अंदर मॉडिफिकेशन करूंगा, है ना। अब क्या है, एक यॉर्क शेक होता है, क्या बोलते हैं, यॉर्क शेक, है ना, जिसके अंदर आरबीसी बनती है। कब? जब बच्चा मां के पेट के अंदर हो, है ना। अब क्या होता है कि जो अधिकतर स्तनधारी होते हैं, है ना, स्तनधारी मतलब जैसे आप जब प्राणी जगत पढ़ोगे, है ना, तो प्राणी जगत में आप एक चीज देखोगे कि जो सबसे आखिरी वाला जो फाइलम आएगा ना, है ना, आखिरी वाला जो जगत आएगा उसके अंदर आप देखोगे कि मेमेलिया, है ना, मेमेलिया के अंदर हम आते, है ना। अब हमारे अंदर हमारे अलावा भी बहुत सारे एनिमल है, जैसे डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, काऊ हो गया, ये सारी चीजें। अब यार एक क्वालिटी नेचर ने दी है कि यार हम बेबी को फीड कर सकते, मतलब ये कि माँ जो होती है वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है ना। वो क्या होते हैं, स्तनधारी, है ना। वो खाली और खाली कहां पर होते हैं, मेमल्स के अंदर, है ना। तो जितने भी स्तनधारी जो होते हैं उनके अंदर जो आरबीसी पाई जाती है, उनके अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है, उसके पास अपना केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अपना केंद्रक, अपना न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ना। तथा इनकी आकृति जो होती है ना, हमारी जो आरबीसी होती है उसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, उभयावतल। कैसी होती है? उभयावतल या फिर बाई कॉनकेव होती है ना, बाई कॉनकेव। अब यार एक बीमारी आप आगे जाकर पढ़ोगे, है ना, कि जब अगर ये बाइकॉनकेव सेप्ट, है ना, बाइकॉनकेव तो आपको अच्छे से पता होगा, है ना। तो बाइकॉनकेव ऐसा होता है कुछ, ये होता है एक कॉनकेव ये और एक कॉनकेव ये, एक और एक दो, इसी के लिए इसको बोलते हैं बाइकॉनकेव या उभयावतल। अगर आरबीसी का आकार बाइकॉनकेव से बदल जाए, चेंज हो जाए, और चेंज होकर ये कैसा हो जाए, कुछ ऐसा, कैसा हो गया, ये सी आकार का हो गया, है ना, अपने चांद जैसा आकार का हो गया, सी आकार का, तो एक बीमारी हो जाती है ना, जिसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया। अब ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इसके अंदर कि जो आरबीसी का आकार होता है ना वो चेंज हो जाता है ना। क्यों चेंज हो जाता है? क्या होता है कि ये जो आरबीसी है इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, है ना, और हीमोग्लोबिन के अंदर एक सेंटर में पाया जाता है हमारा आयरन। अब हीमोग्लोबिन की दो चेन होती है, एक अल्फा वाली और एक बीटा वाली। तो बीटा वाली चेन पर उसके 8वें पोजीशन पे ग्लोब्यूलिन की जगह क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। क्योंकि भाई हीमोग्लोबिन तो क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन किससे मिलके बनते, अमीनो एसिड से। तो क्या होता है कि ऐसे कुछ चेन होती है ना, एक ही चेन, ऐसे एक है ना, ये आपकी अल्फा और ये आपकी बीटा। और बीटा में जैसे देखा जाए तो ये 6 7 8 9 10 ऐसे आगे भी है 1 2 3 4। उस 8th वाली पोजीशन पे, सॉरी 6th वाली पोजीशन है ना, 5, इस 6th वाली पोजीशन पे यहां पहले देखो, यहां पर 5 6 7 8 9 10 ना, तो इस 6th वाली पोजीशन पे क्या था, ग्लोब्यूलिन, है ना। बट यहां पे क्या होता है, यहां आ जाता है वेलिन। क्या आ जाता है आपका, वेलिन। उस वेलिन के आ जाने की वजह से इस आपकी आरबीसी का, इस इरिथ्रोसाइट का उभयावतल आकार जो होता है, जो आकृति होती है, वो काय में बदल जाती है, सी आकार में, है ना। किस, और उस वाली कंडीशन को, उस वाली बीमारी को क्या बोला जाता है,
सिकल सेल एनीमिया। क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा इसके लिए होता है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा वाली चेन होती है उसमें ग्लोब्यूलिन की जगह क्या आ जाता है? वेलिन, है ना। उस वेलिन की वजह से आकृति क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। इनका लाल रंग, है ना, इनका लाल रंग, अरे लाल रंग भाई, है ना, इनका लाल रंग एक लोह, है ना, एक लोह युक्त जटिल प्रोटीन पदार्थ, है ना। लोह युक्त क्यों बोला? क्योंकि क्या होता है, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसके सेंटर में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, एफी, है ना, Fe2+। कौन सा वाला? ये भी याद रखना, Fe2+ वाला, है ना। मान लो अगर Fe2 से Fe3 हो जाता है तो आपको फिर बीमारी हो जाती है ना। उसको बोलते हैं मेथ हेमोग्लोबिन, है ना, मेटा हीमोग्लोबिन। तो क्या होता है कि ये Fe2+ वाला आयरन जो कि हीमोग्लोबिन के सेंटर पर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है लोह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन को कैसे लिखते हैं? HB, H और B, है ना। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। क्या बोला है कि जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका रंग जो लाल है वो क्या होता है? वो किस वजह से होता है? वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है ना। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? तो आयरन, है ना। आया समझ में? अब अगर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है कि एक स्वस्थ मनुष्य में 100 ml ब्लड में, 100 ml रक्त में लगभग 12 से 16%, है ना, 12 से 16% नहीं, सॉरी, ग्राम, है ना, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। क्या बोला है मैंने कि एक स्वस्थ मनुष्य, उसके अंदर जो 100 ml ब्लड है, 100 ml रक्त है ना, उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है? 12 से 16, है ना। अब क्या होता है, ये 12 से 16, अगर मान लो ये 12 से 16 अगर ज्यादा हो जाए तो आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होगा। बट अगर ये 12 से 16 अगर 5 ग्राम से कम हो जाए, क्या हो जाए? 5 ग्राम से कम हो जाए तो आपको एक डिजीज हो जाएगी जिसको बोलोगे एनीमिया। क्या बोलोगे? एनीमिया, है ना। एनीमिया का मतलब यह होता है कि जब आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो सांद्रता होती है, वो 5 ग्राम से क्या हो जाए? कम। अब उसकी वजह से क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी जो है ना व्हाइट व्हाइट दिखने लग जाएगी। जैसे आपकी ये जो पाम है ना, ये आपके जो हैंड है, आप देखोगे कि हल्के हल्के से रेड रेड दिखते हैं। अगर यह दबाओगे तो व्हाइट हो जाते हैं, वापिस रेड हो जाते हैं। बट क्या होता है, जो एनीमिया वाला पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, उसके अंदर ये हाथ जो होते हैं ना पूरे व्हाइट दिखते हैं, है ना। स्किन भी हल्की हल्की सी व्हाइट दिखती। आप बोलोगे इसे पेज जैसे आपके जो व्हाइट पेपर है ना, आप बोलोगे ऐसे व्हाइट दिखे तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब जैसे ये हमारे जो रेड रेडनेस है उनके अंदर वो चीजें नहीं होगी, है ना। इसके लिए क्या होगा, जब कभी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपके हाथ दिखाना, तो उस चीज से वो यही देखते हैं कि क्या आपके ब्लड के अंदर, क्या आपके रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन जितना होना चाहिए उतना है ना। अगर वो उनको व्हाइटनेस दिखती है तो वो बोलते हैं कि आपको एनीमिया हुआ है, आपके ब्लड के अंदर, आपके रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की क्या है? कमी है। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, कोई ऐसा डोज देगा जिसकी वजह से क्या होगा, आपके अंदर हीमोग्लोबिन का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। ऐसी कोई डाइट प्लान बताएगा आपको कि आपको ये चीजें खानी चाहिए जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन बनेगा, है ना, वही चीज। अब इस हीमोग्लोबिन का एक सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या होता है ना, मतलब एक इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है वो देखते हैं। तो क्या होता है, इसका उपयोग श्वसन, है ना, श्वसन में गैसों के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो हमने देखा था कि हमारी जो 97% है ना ऑक्सीजन जो थी, है ना, उसका परिवहन कौन कर रही थी? आरबीसी।
और बचे हुई जो 3% ऑक्सीजन था उसका कौन कर रहा था? डिसॉल्व्ड प्लाज्मा, है ना, घुलनशील जो प्लाज्मा था वो कर रहा था। बाकी अगर देखा जाए 97 भाई बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए इसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है गैसों के परिवहन के लिए। आया समझ में? नेक्स्ट वन देखते हैं। अब क्या होता है कि यार किसी ना किसी हर एक इंसान की एक लाइफ स्पैन होती है ना, मतलब एक औसत आयु होती है, उसके बाद उसकी मृत्यु होना तय है ना। तो यहां पर भी ऐसा है कि हमारी जो इरिथ्रोसाइट होती है, हमारी जो आरबीसी होती है, उसकी भी एक औसत आयु होती है जो कि होती है 120 दिन। कितनी होती है? 120 दिन होती है। अब क्या होता है कि 120 दिन के बाद ये जो आरबीसी होती है इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ये मर जाती है ना। तत्पश्चात, है ना, उसके पश्चात क्या होता है? इनका विनाश हो जाता है, मतलब 120 दिन बाद इनका विनाश हो जाता है। तो भाई इनका विनाश कहां पर होता है? तो होता है आपके पलिहा, काय में? पलिहा, या फिर उसी को बोलते हैं अपन स्प्लीन, है ना। पलिहा या फिर स्प्लीन में क्या होता है? आरबीसी का जो होता है वो विनाश हो जाता है, लाल रक्त कणिकाओं का विनाश हो जाता है ना। अब क्या होता है, इसी के लिए जो आपका ये पलिहा है, आपका जो स्प्लीन है, उसको बोला जाता है लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान, या फिर उन्हीं को बोला जाता है इंग्लिश में ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, है ना। ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं? कब्रिस्तान को। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी में होता है। कहां पर विनाश होता है? तो पलिहा में होता है। ठीक है, आया अच्छे से समझ में? अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी, है ना। डब्ल्यूबीसी या उसी को बोलेंगे ल्यूकोसाइट, है ना। अब उनको बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है उनको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। इसके लिए जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, या फिर उनको बोला जाता है श्वेत रक्त कोशिका, है ना। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत मतलब होता है व्हाइट, है ना। व्हाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का मतलब तो व्हाइट ब्लड सेल ही होता है ना। तो यार इसको व्हाइट क्यों बोला, है ना। और या फिर आरबीसी रेड ब्लड सेल, अब उसको रेड और इसको व्हाइट, है ना। तो रीजन ये था कि हमने देखा था कि हमारी जो आरबीसी थी उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जा रहा था, है ना। रेड कलर का एक प्रोटीन पिगमेंट होता है जिसके सेंटर पर, जिसके केंद्र पर आयरन प्रेजेंट होता है ना। हमने देखा था ना लौह अयस्क, है ना, आयरन, आयरन प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी का कलर जो था, रंग जो था, वो किस प्रकार का था? रेड, है ना। इसी के लिए इसको बोला था हमने रेड ब्लड सेल। अब हम आगे देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल, है ना, ल्यूकोसाइट। अब इसको ल्यूकोसाइट क्यों बोला है? क्योंकि यार जो श्वेत रक्त कोशिकाओं को जो बनाने वाली कोशिकाएं होती है उनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। इसी के लिए इनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या बोला है? श्वेत रक्त कोशिका, है ना। श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल, है ना। मतलब ये कि यार आप बोलोगे कि सर एक था आरबीसी और दूसरा वाला है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, है ना, और ये श्वेत। अब यार इनको भी कोई कलर क्यों नहीं है ना। क्वेश्चन तो ये अराइज होता है कि इनका भी कोई कलर होना चाहिए। इतने सारे कलर है, कोई भी दे देता नेचर, बट ऐसा नहीं है ना। कैसा है कि हमने देखा था कि जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं जो थी वो लाल होने का रीजन ये था कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जा रहा था। क्या? हीमोग्लोबिन, है ना। अब हीमोग्लोबिन देखा था हमने कि हीमोग्लोबिन की दो चेन होती है, एक अल्फा वाली और एक बीटा वाली, है ना। और हीमोग्लोबिन का जो केंद्र होता है वहां पर एक सब्सटेंस पाया जाता है, एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम आयरन, है ना, लौह अयस्क, है ना। वो भी हेल्प करता है कहीं ना कहीं में हमारे ऑक्सीजन के परिवहन में। ये चीज हमने देखी थी कि लाल रक्त कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य था कि हमारे अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। वैसे ही डब्ल्यूबीसी का भी, है ना। तो अब यार डब्ल्यूबीसी का परिवहन का कार्य नहीं है, ये क्या करेगा? रक्षा, है ना, इसका प्रोटेक्शन का वर्क है। मतलब ये कि यार मान लो आप कहीं बाहर घूमने गए हो, है ना, और वहां पर जो आपको भूख लगेगी तो खाना खाने की जरूरत है, पानी पीने की जरूरत है। तो उसमें मान लो कोई बैक्टीरिया हो, है ना, तो वो पानी आपने पिया, आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया गया। अब यार वो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं आपको हानि तो पहुंचाएगा,
है ना, किसी न किसी प्रकार की क्षति पहुंचाएगा। अब यार उस चीज को हमको क्या करना है, खत्म करना है। जैसे मैंने जब आपको डाइजेशन पाचन पढ़ा था अपन ने, उस टाइम देखा था कि हमारा जो सलाइवा होता है उसके अंदर लाइसोजाइम होता है ना, जो कि हमारे भोजन के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस आया हो उसको मारने का कार्य करता है। तो यहां पर भी ऐसे ही है कि ये जो WBC है ये हमारे रक्त के अंदर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस या कोई पैथोजन जो कुछ भी हमारे लिए हानिकारक हो उसको क्या कर देता है, मार देता है ना, उसको फैगोसाइट कर देता है ना, उसको नष्ट कर देता है। कौन करता है, तो ये WBC है ना। इसी के लिए क्या होगा कि इनके अंदर हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण, है ना, मतलब कि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, उसकी वजह से ये कैसी होती है, रंगहीन, है ना, इनका किसी प्रकार का कोई भी रंग नहीं होता है। ऐसे आपने देखा होगा कि जो व्हाइट है ना, जो श्वेत है, वो किसी प्रकार का रंग नहीं है ना, उसको आप रंग नहीं बोल सकते, इसके लिए इसको क्या बोला, रंगहीन। नेक्स्ट वन देखते हैं, इसमें केंद्रक पाया जाता है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। हमने देखा था कि जो स्तनधारी होते हैं, है ना, स्तनधारियों के अंदर मैक्सिमम, है ना, सबसे ज्यादा जो स्तनधारी है मेमिलिया क्लास में आते हैं, उनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, बट WBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है ना। अब क्या होता है, इसी तरह देखा जाए तो इनकी जो संख्या होती है ना हमारी आरबीसी के कंपैरिजन में, है ना, मतलब हमारी आरबीसी की तुलना में WBC की जो संख्या है वो बहुत कम होती है। हमने देखा था कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर कम से कम 5 से 5.5 मिलियन, है ना, आरबीसी पाई जा रही थी पर क्यूबिक mm में, है ना। बट अगर यही बात की जाए कि यहां पर कितनी है, यह औसतन 6 से 8 हजार प्रति वर्ग मिलीमीटर, है ना, कितनी, 6 से 8 हजार प्रति वर्ग मिलीमीटर, बहुत कम है उसकी तुलना में। अगर देखा जाए तो उनका रेशियो ऐसा हो गया कि मान लो अगर एक WBC है तो आरबीसी कितनी है, कम से कम 6 से 8 हजार, है ना। अगर ये देखो, ये नीट के लिए अभी लेटेस्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि क्या है, अगर एक WBC है तो उसके रेशियो में कितनी आएगी, 6000 या फिर 8000, है ना। देखो ना, आप ही देखो कि यार ये मिलियन में है, हमारी जो आरबीसी है वो मिलियंस में है, बट WBC तो कम से कम है ना 6 से 8000, है ना। इसी के लिए ये क्वेश्चन बनेगा तो आप अच्छे से सॉल्व करना इसको। अब क्या है कि यार ये WBC 6 से 8000 है, मान लो कि इनकी संख्या बढ़ के, है ना, 10,000 से ज्यादा हो जाए, है ना, कितनी, 10,000 से ज्यादा। मान लो कि किसी पर्सन के अंदर 10,000 से ज्यादा आरबीसी है ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, है ना, कम से कम 1 साल 2 साल इतने ड्यूरेशन में 1 ईयर तक मान लो कि 10,000 आरबीसी कंटिन्यू रही, उससे ज्यादा ही रही, तो उसको एक प्रकार की बीमारी है ना, एक प्रकार का कैंसर है। क्या बोलोगे उसको आप, ल्यूकेमिया, है ना, ल्यूकेमिया, या फिर इसको बोला जाता है ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर। मतलब ये कि किसी पर्सन के अंदर, किसी मनुष्य के अंदर अगर आरबीसी की जो संख्या है वो 10,000 से ज्यादा रही हो, कब, कम से कम 1 साल से ज्यादा टाइम तक कंटिन्यूस ये चीजें रही हो, तो उसको एक बीमारी है जिसको बोलेंगे ल्यूकेमिया। और ये जो ल्यूकेमिया होता है ये होता है ब्लड कैंसर। अब इसको ल्यूकेमिया क्यों बोला है ना, क्योंकि भाई WBC की वजह से हो रहा है, और WBC को क्या बोलते हैं हम, ल्यूकोसाइट, है ना, आया समझ में। अब क्या होता है कि यार इस WBC का निर्माण कहां पर होगा, तो जिसे हमने देखा था कि हमारी आरबीसी का जो निर्माण था, हमारी लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण था, वो हो रहा था अस्थि मज्जा, है ना, हमारी बोन मेरो, है ना। बोन मेरो में भी मैंने बोला था कि हमारी बोन मेरो, हमारी जो लंबी हड्डियां होती है उनके इपिफाइसिस वाले एरिया में पाई जाती है ना, उस क्षेत्रफल में पाई जाती है, ठीक है। तो इनका निर्माण भी वहीं पे होगा। अगर मैं बताऊं कि हमारा रक्त जो है वो 3 जगहों पर बनता है, ये मैंने आगे नहीं बताया था, बट आप यहां पर देख लेते हैं, अपने पास टाइम है ना। हमारा ब्लड,
है ना। कहां पे बनेगा? फर्स्ट वन बनेगा वो यॉर्कशायर, है ना। यॉर्कशायर मतलब कि जब कोई बच्चा अपनी मां के पेट में हो उस टाइम कहां पर बनेगा ब्लड? यॉर्कशायर में। दूसरा लीवर में, है ना। जब बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद उससे कुछ टाइम तक लीवर में, उसके बाद बनेगा बोन। कहां बनेगा? बोन मेरो में। ठीक है, आया तीनों चीजें समझ में? कहां कहां पे? यॉर्कशायर में जब मां के पेट में है, उसके बाद उसके जन्म के बाद कुछ टाइम तक कहां पर बनेगा? लीवर में। उसके बाद कहां बनेगा? पूरी लाइफ तक, है ना, जहां तक वो जिंदा है ना, वहां तक कहां में बनेगा? बोन मेरो में। बोन मेरो में भी वो कौन सी वाली बोन? जो बड़ी हो, लॉन्ग बोन्स के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो डब्ल्यूबीसी की बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाएगा? जैसे हमने आरबीसी के लिए इरिथ्रोसाइट बोला था, है ना, और उसके बनने की प्रक्रिया बोला था इरिथ्रोपोइसिस। तो हमने डब्ल्यूबीसी के लिए क्या बोला भाई? ल्यूकोसाइट। तो इनके बनने की प्रोसेस क्या हो जाएगी? ल्यूकोपोइसिस, है ना, ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। कहीं ना कहीं क्या हुआ कि अगर पढ़ रहे हो तो उसको लिंक्ड करके पढ़ो। जैसे हमने रक्त के लिए हीम शब्द का उपयोग किया था और उसके बनने की जो प्रक्रिया थी वो क्या हो गई थी? हीमोपोइसिस, है ना। तो यहां पर भी ऐसा ही है, क्या यूज किया? ल्यूकोसाइट। बनने की प्रक्रिया ल्यूकोपोइसिस, है ना। अब क्या होता है कि इसमें मुख्य दो श्रेणियों में बांटा गया है ना। इसकी दो श्रेणियां हैं, उसके अंदर बांटा गया है किसको? ल्यूकोसाइट्स को, डब्ल्यूबीसी को, श्वेत रक्त कणिकाओं को। कौन कौन सी है वो देखते हैं, है ना। अब हमारी दो श्रेणियां में एक आती है कणिकाणु, है ना, जिसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। क्या बोलते हैं? कणिकाणु को क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट। और दूसरा वाला होता है अकण कोशिका, है ना। अकण कोशिका को बोलेंगे ए ग्रेन्युलोसाइट, है ना। ये दोनों है। अब ये क्या होता है कि ये जो हमारी ग्रेन्युलोसाइट है, कणिकाणु है, इसके अंदर तीन कोशिकाएं आती है। तीन कोशिका कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। उसके बाद हमारी आती है ए ग्रेन्युलोसाइट या अकण कोशिका। इसके अंदर दो चीजें आती है, एक होती है आपकी मोनोसाइट और दूसरी वाली होती है लिम्फोसाइट, है ना। और लिम्फोसाइट के अंदर भी दो, कौन कौन सी? एक बी लिम्फोसाइट और दूसरी वाली टी लिम्फोसाइट। अब ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या है पता है? बी मतलब होता है बोन मेरो और टी मतलब होता है थाइमस, है ना। अब क्या होता है कि ये जो लिम्फोसाइट है ना, पहले हमारे थाइमस में भी बनती है और कहां पे बनती है? हमारे बोन मेरो के अंदर भी बनती है। इसके लिए इसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। यहां पर एक चीज बच गई थी, है ना, कि इनकी जो औसतन आयु होती है ना, वो कितनी होती है? 7 से 10 दिन, है ना। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आप देखोगे कि ये जो आयु है आपको मिलेगी 13 से 20 डेज, है ना। या फिर देखोगे 1 से 3, है ना, 1 से 3 दिन भी हो सकती है या 13 से 20 दिन भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि यार मैंने जो लिखा है वो तो गलत हो गया, है ना, ऐसा नहीं है ना। 7 से 10 दिन एक एवरेज है। जैसे यहां देखो 1 2 3 4 और 5, है ना। डब्ल्यूबीसी के अंदर 5 कोशिकाएं आती है। तो इन पांचों कोशिकाओं की जो लाइफ स्पैन है, इनकी जो आयु है वो अलग अलग है ना। इसकी वजह से ये आपको चेंजेस देखना मिलेंगे, है ना। बट देखा जाए कि पूरी एवरेज देखा जाए कि इन सब का एवरेज निकाला जाए तो वो कितना आएगा? 7 से 10 दिन। आगे समझ में? कॉपी कर लो। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी, है ना। तो डब्ल्यूबीसी में तो कंटिन्यूस चल रहे थे, अब उसमें कणिकाओं और अकण कोशिका, है ना। तो पहले ये वाला पोर्शन, तो क्या था इसमें? 3 कोशिकाएं देखी थी हमने कणिकाणु में। कौन कौन सी थी? न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल और बेसोफिल, है ना। अब देखो मैंने बोला था कि डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है ना, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो क्या होता है कि इनके न्यूक्लियस के भी आकार अलग अलग होते हैं सभी के, है ना। तो ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं लोब। क्या बोलते हैं? लोब, है ना। तो यहां देखो 1 2 3 और ज्यादा होते हैं, 4 5, है ना। तो इसको बोलते हैं मल्टी लोब, है ना। इसके अंदर 2 होते हैं, इसको बाइलोब। इसके अंदर 2 भी होते हैं और 3 भी होते हैं, है ना। तो ट्राइलोब भी बोल सकते हैं और बाइलोब्ड भी बोल सकते हैं।
है ना, वो चीजें हैं। अपन को मेनली कार्य कहीं पे करना है कि इनकी संख्या कितनी होती है ना। तो संख्या तो इनको प्रतिशत में बताया गया है ना, परसेंटेज में दी हुई है, एक्चुअली में वो नहीं बताया कि कितना होता है, वो देखते हैं है ना। अब हमारा न्यूट्रोफिल मल्टीलोब्ड होता है ना, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, इनके जो केंद्रक होते हैं वो बहुत सारी लोब से मिलके बने होते हैं है ना। अब क्या होगा कि यार ये कैसे पता चलेगा, तो जब क्या होगा कि जब माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे है ना, वो भी हाई इंटेंसिटी वाला, तब जाके ये सारे की जो न्यूक्लियस मैंने बनाए हैं वो एज इट इज विजिबल होते हैं है ना, ऐसे कैसे दिखते हैं। पहला वाला देखते हैं न्यूट्रोफिल है ना। न्यूट्रोफिल का मल्टीलोब होता है ना, संख्या में सबसे अधिक लगभग 60 से 65%। अगर बोला जाए कि आरबीसी में सबसे ज्यादा कोशिका कौन सी पाई जाती है, तो आपका आंसर जाना चाहिए न्यूट्रोफिल है ना। कितनी पाई जाती है, तो 60 से 65%। ठीक है, क्या होता है, अब ये तो उनकी संख्या है, मैंने यहां पर दो चीजें बताई है, एक उनकी कितनी संख्या है और दूसरा वाला उनका फंक्शन क्या है, क्या कार्य करती है ना। तो इनका क्या, ये जो होती है ये भक्षण कोशिका होती है ना। भक्षण मतलब मारने वाली, फेगोसाइटिक है ना, मतलब किसको मारेगी, जो बाहर से आने वाले जीव को समाप्त करती है ना। मान लो कि कहीं ना किसी तरीके से मान लो आपको चोट लगी है ना, तो उस चोट लगने के टाइम आपको वहां से रक्त बाहर आया हुआ, खून निकला हुआ है ना, उस खून की जगह मान लो कोई बैक्टीरिया या वायरस लग गया तो वो अंदर चला जाएगा है ना। तो उस बैक्टीरिया और वायरस को, वो जो जीव आपका बाहर से अंदर आया है, उसको समाप्त करने का, उसको मारने का, उसको भक्षण का कार्य किसका होता है, हमारी न्यूट्रोफिल का है ना। न्यूट्रोफिल के साथ साथ एक कोशिका और कार्य करती है इस पर, कौन सी वाली, यह भी भक्षण कोशिका है, कौन सी, आपकी मोनोसाइट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाली, कौन सी, इओसिनोफिल है ना। इओसिनोफिल जो होती है लगभग कितनी होती है, 2 से 3% है ना, कितनी होती है, 2 से 3%। अब इनका क्या कार्य है, जब संक्रमण से बचाती है ना। संक्रमण मतलब इन्फेक्शन है ना, जैसे कैसे कि यार आपके घर में किसी एक पर्सन को सर्दी हुई है ना। अब यार कॉमन कोल्ड, सर्दी जो है वो एक संक्रमण की बीमारी है ना, आपको हुई है तो आपसे किसी और को भी होगी है ना। तो अगर मान लो जो रेनो वायरस है ना, जो उस कॉमन कोल्ड को करवाता है, सर्दी को करवाता है, रेनो वायरस, वो वायरस आपके अंदर से किसी, मान लो आपके छोटे भाई के पास गया है ना, तो आपके छोटे भाई की अगर इम्यूनिटी अच्छी है, उसके अंदर ये इओसिनोफिल अच्छी है, तो उस वायरस को वो क्या कर देती है, मार देती है, तो उसको सर्दी नहीं होगी। मान लो अगर ये थोड़ी वीक है तो उसको भी सर्दी हो जाएगी है ना। ऐसे क्या होता है, उस संक्रमण से बचाने के लिए ये कार्य करती है, कौन, इओसिनोफिल। इसका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो कैसा होता है, बाइलोब, 2 लोब होते हैं है ना। संक्रमण से बचाती है तथा एलर्जिक प्रतिक्रिया में सम्मिलित होती है। अब एलर्जिक प्रतिक्रिया ये कि यार जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आपकी बॉडी जो रहती है ना, वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है ना, एक हाइपर टेंशन में पहुंच जाती है ना। तो एलर्जी को बोला जाता है हाइपर सेंसिटिविटी है ना, कि मतलब जितना बॉडी का रिस्पॉन्स आना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी गलत टेबलेट खा लेते हो, कोई सी ज्यादा एक्सपायरी मेडिसिन खा लेते हो है ना, उसकी वजह से आपको, आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है ना, या फिर पूरी बॉडी में इचिंग होने लग जाती है। तो वो जो सेंसिटिविटी आई है ना, उसी कंडीशन को बोला जाता है एलर्जी है ना। और इस एलर्जिक कंडीशन में जो कार्य करती है हमारे शरीर के अंदर, वो होती है कौन सी, इओसिनोफिल। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, कौन सी, बेसोफिल है ना। अब बेसोफिल जो रहता है ना, वो बाइलोब्ड भी होता है और ट्राइलोब्ड भी होता है, उसका न्यूक्लियस है ना, उसका केंद्रक संख्या में सबसे कम होती है। अब पहला क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा कौन सी होती है, तो न्यूट्रोफिल, और सबसे कम कौन सी होती है, तो बेसोफिल। कितनी होती है, ये होती है 0.5 से 1% तक है ना, 0.5 से 1%। अब ये क्या कार्य करती है, इसका कार्य होता है, ये रिलीज करती है एक हिस्टामीन को। किसको रिलीज करती है, हिस्टामीन है ना। इस हिस्टामीन का क्या कार्य है, ये जो हिस्टामीन होता है ना, ये होता है वेसो डायलेशन।
अब यार आप बोलोगे सर वेसोडाइलेशन क्या है? तो वेसोडाइलेशन, वेसो मतलब आपकी वेसल्स, वेसल्स मतलब रक्तवाहिनी है ना, जिसके अंदर आपका रक्त प्रवाह होता है। मान लो कि रक्तवाहिनी ऐसी है ना, इतनी पतली होती है, इसके अंदर रक्त प्रवाह होता है ना। अब यार कोई हार्ट पेशेंट है ना, हार्ट पेशेंट मतलब कि जिसको आपके हृदय से रिलेटेड कोई रोग हो, कोई बीमारी हो, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि यार ये जो रक्त वाहिनी होती है, इनके अंदर ब्लड का जो प्रेशर, जो रक्त का जो एक प्रेशर होता है, दाब होता है, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसकी जो सतह होती है उसके ऊपर ऑक्सिलेट है ना, ऑक्सिलेट आयंस जो होते हैं ना, वो जम जाते हैं, है ना, आके जम जाते हैं। या फिर कोई शुगर पेशेंट हो, है ना, शुगर पेशेंट के अंदर क्या होगा कि ब्लड जो है, रक्त है, उसके अंदर शुगर का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसकी वजह से आपका जो रक्त है ना, उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो उसकी वजह से अगर विस्कोसिटी बढ़ी है तो ब्लड का जो फ्लो होता है ना, आदान प्रदान की जो एक गति होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। ये किसमें, डायबिटिक पेशेंट में। बट क्या है, नॉर्मली जो हार्ट वाला पेशेंट है उसके अंदर क्या है, ये ऑक्सिलेट आयंस जो होते हैं इस रक्त वाहिनी की जो सतह होती है ना, उसके ऊपर आके चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, वहां से अटैच हो जाते हैं। अब देखो, अगर एरिया कम हो गया है तो प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा। अब यार देखो, एक मैंने एग्जांपल मोटर वाला दिया था आपको पहले, है ना, कि जैसे घर में सबके पास मोटर होती है ना, पानी भरने वाली। तो जब पानी भरते होगे तो आपने देखा होगा कि ये आपकी नली है, तो इसके आगे जैसे ही हाथ लगाते हो जहां से पानी आउट होता है, वहां पर हाथ लगाने पे देखा होगा कि जितना हाथ लगाओ उतना ज्यादा प्रेशर से पानी आगे तक जाता है ना। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि यार ये एरिया कम हो गया है तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया है ना। अगर प्रेशर बढ़ा है तो रक्त की जो स्पीड है ना, आपके शरीर में घूमने की, वो भी बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। अगर स्पीड बढ़ी है तो कहीं ना कहीं तो हमको नुकसान होगा ना। मान लो कि एक टाइम बाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अपने हार्ट ने कार्य करना बंद कर दिया, जिस बीमारी को अपन बोलते हैं ना हार्ट अटैक, है ना। हार्ट अटैक के भी 3 आते हैं, हार्ट फेलियर होता है, एक हार्ट अरेस्ट होता है और हार्ट अटैक होता है। तीनों ही अलग अलग तरीकों से होते हैं, बट नॉर्मल लैंग्वेज में जो बोला जाता है कि इसको हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हो गई या फिर डेथ हो गई, है ना। तो वही रीजन है। अब ये जो ब्लड का प्रेशर बढ़ा है तो ये हिस्टामिन क्या करता है, ये जो वॉल एसी थी इसको क्या कर देता है, थोड़ी और चौड़ी कर देता है ना, थोड़ी और फैला देता है, जिसकी वजह से ये जो ब्लड का प्रेशर बढ़ा था वो वापस से कैसा हो जाता है, कम हो जाता है ना। और उसकी वजह से वो आपकी जो हार्ट बीट है वो वापस से कैसी हो जाती है, नॉर्मल। आगे समझ में? तो ऐसा कार्य होता है आपका बेसोफिल का। नेक्स्ट वन आता है अपना मोनोसाइट, है ना। मोनोसाइट जो होती है वो अगर देखा जाए कि सबसे बड़ी साइज में कौन सी होती है तो आपकी मोनोसाइट, है ना। मोनोसाइट की जो साइज होती है कोशिका की वो सबसे बड़ी होती है। यह लगभग 6 से 8% होती है। कितनी होती है, 6 से 8%। और इसका जो कार्य होता है ना, इसका कार्य होता है भक्षण का, फेगोसाइटिक। ये भी क्या करती है कि जो जीव हमारे शरीर के बाहर से, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे वातावरण से हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो उसको मारने का कार्य कौन करती है, तो मोनोसाइट, है ना। मोनोसाइट मारना, है ना, मारने का काम किसका है, मोनोसाइट। लिंक्ड हो गया कहीं ना कहीं। नेक्स्ट वन आता है आपका लिम्फोसाइट, है ना। अब लिम्फो और साइट, और लिम्फो मतलब होता है लिम्फ, है ना। अरे ब्लड अलग है और लिम्फ अलग है ना, मतलब है तो ब्लड के अंदर ही ना लिम्फ भी, है ना। तो वही चीज। अब ये लिम्फ जो होता है ना, ये लिम्फोसाइट कितनी होती है, यह लगभग 20 से 25% है ना, 20 से 25% होती है। अब क्या होता है, ये लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है बी लिम्फोसाइट और दूसरी वाली होती है टी लिम्फोसाइट। अब इसको बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्यों बोला? बी का मतलब होता है बोन मेरो और टी का मतलब होता है थाइमस, है ना। क्या, बी फॉर बोन मेरो, है ना, और टी का मतलब होता है थाइमस। क्या होता है, थाइमस।
अगर ये लिम्फ बोन मेरो में बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, अगर ये लिम्फ थाइमस में बनता है तो उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट, है ना। अब इनका भी कार्य जो होता है ना वो कहीं ना कहीं फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस मतलब कहीं ना कहीं रक्षा करने का कार्य होता है, हमारी बॉडी को किसी बाहर से आने वाले जीव को बचाने का कार्य करती है। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट वाला जो है थ्रोम्बोसाइट, है ना। थ्रोम्बोसाइट या फिर उसी को बोला जाएगा पट्टिकाणु, है ना, पट्टिकाणु, या फिर उसी को बोलेंगे हम प्लेटलेट्स, है ना। ये सारे नाम उसी के हैं, है ना। थ्रोम्बोसाइट इसके लिए बोला क्योंकि जिस कोशिका से इसका निर्माण हो रहा है उसको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट, है ना। अब क्या होगा, इसके बनने की जो प्रक्रिया हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थ्रोम्बोपोइसिस, है ना। ये इसका निर्माण कहां पर होता होगा, तो वही आपकी अस्थि मज्जा, बोन मेरो के अंदर, बोन मेरो में, लंबी हड्डियों में। अब क्या होता है कि इसका जो निर्माण है वो मेगा कैरियोसाइट, क्या है, मेगा कैरियोसाइट, है ना। साइट लगाया मतलब कोई ना कोई कोशिका है ना, और वो कोशिका कौन सी वाली है, मेगा कैरियोसाइट। अब ये मेगा कैरियोसाइट कहां होती है, तो ये क्या होता है कि अस्थि मज्जा में विशेष कोशिका, है ना, मतलब हमारी अस्थि मज्जा के अंदर कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट। अब इन मेगा कैरियोसाइट के टुकड़ों, है ना, के टुकड़ों से होता है, मतलब आपकी जो प्लेटलेट्स है, आपकी जो थ्रोम्बोसाइट है, उसका निर्माण किससे हो रहा है, मेगा कैरियोसाइट के टुकड़ों से, है ना। क्या बोला है कि जो थ्रोम्बोसाइट है उसके टुकड़ों से किसका निर्माण हो रहा है, सॉरी, मेगा कैरियोसाइट है उनके टुकड़ों से किसका निर्माण हो रहा है, थ्रोम्बोसाइट का, है ना। अब क्या है कि क्या बोला है कि इनका रक्त में जो संख्या है वो कितनी होती है, 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम, है ना, मतलब 1.5 लाख से 3.5 लाख, है ना, प्रति मिलीमीटर, है ना, मतलब 1 मिलीमीटर के अंदर कितनी पाई जाएगी, 1.5 लाख से 3.5 लाख तक, है ना। अब क्या होता है कि प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थों को क्या करता है, स्त्रावित करता है ना। मतलब क्या होता है कि प्लेटलेट्स के अंदर बहुत सारे पदार्थ को क्या करता है, वो स्त्रावित करता है। अब उनमें से कुछ पदार्थ जो होते हैं वो कौन से होते हैं कि प्लेटलेट्स की संख्या नहीं, जिसमें से अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने में, है ना, जमाने में मतलब संकंदन, है ना, में सहायता करते हैं। मतलब ये है कि यार आपके प्लेटलेट्स के अंदर आपका जो प्लेटलेट्स होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है, वो बहुत सारे पदार्थों को क्या करता है, स्त्रावित करता है ना। और उसके स्त्रावण में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करते हैं, है ना। अब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं रुधिर के थक्का जमाने में सहायता कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए कि थ्रोम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट्स या फिर पट्टिकाणु इनकी संख्या में क्या आ जाए, कमी, है ना। अगर ये क्या हो जाए कि जितना है, जैसे 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होते हैं, बट उससे कम हो जाए, 1 लाख से कम हो जाए, तो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आने के कारण जो संगंदन है, वो जमाने की जो प्रोसेस है, जो जमाव की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर विकृति आ जाएगी। विकृति मतलब वो स्लो हो जाएगी, है ना, मतलब कि जितनी फास्ट होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी कहीं आपको लगी होगी तो कुछ टाइम बाद वहां पर जो ब्लड निकलता है वो रुक जाता है, बंद हो जाता है ना, वहां पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। अब क्या होगा कि वो जो ब्लड क्लॉट होने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी स्लो हो जाएगी। अगर वो थोड़ी स्लो हो गई, है ना, या फिर वो हो ही नहीं पा रही है क्लॉटिंग, है ना, तो आपको क्या होगी, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी, है ना, बहुत देर तक आपको लंबे टाइम तक खून निकलेगा, है ना। तो अब क्या हुआ कि उस वजह से क्या होता है कि शरीर में अधिकतर रक्त जो होता है वो स्त्रावित हो जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ जो एक्सीडेंट वाले केस होते हैं उसमें क्या होता है कि डॉक्टर बोलता है ना कि यार इनका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है ना, इनका खून बहुत ज्यादा बाहर निकल गया है, जिसकी वजह से इनके बचने के चांस बहुत कम है ना। तो वो बाहर किस वजह से निकला कि क्या हो गया होगा कि उस ब्लड को बाहर निकलने से ये जो प्लेटलेट्स है, ये जो थ्रोम्बोसाइट है, इनकी संख्या में क्या आ जाती है, कमी। अब इनकी संख्या में भाई कमी आ गई तो भाई ये जो रक्त का संकंदन, रक्त का जो थक्का बनाने की जो प्रक्रिया है ब्लड क्लोटिंग की, वो भी स्लो हो जाएगी। अब उसके स्लो होने से सारी प्रक्रिया कैसी हो गई, स्लो, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है
पर्सन की डेथ भी हो जाती है। ओके, आगे समझ में, कॉपी कर लो।